नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है। मैं भिंड मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। भिंड का पिन कोड 477001 है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि भाजपा और आरएसएस की संस्था से संबंधित है, जो कि भाग 2 है। मैं इससे पहले एक वीडियो और बना चुका हूँ जो कि भाग 1 था, और वो मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोडेड मिलेगा। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा और आरएसएस की संस्था है, उसके द्वारा मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, किस प्रकार का भेदभाव किया गया। तो उस संस्था में मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2018 से 23 अगस्त 2020 की। जुलाई 2018 से 23 अगस्त 2020 तक की। तो उस समय इस संस्था में कोर्स डायरेक्टर के पद पर थे देवेंद्र पाई जी, डेप्यूटी डीन थे रवि पोखरना जी, डीन थे रविंद्र साठे जी, और उस संस्था के उपाध्यक्ष थे विनय सहस्त्रबुद्धे जी। अब देवेंद्र पई जी कौन हैं? तो देवेंद्र पई जी कोर्स डायरेक्टर हैं इस संस्था के, और देवेंद्र पई जी के पिताजी आरएसएस के महाराष्ट्र के एक क्षेत्र के, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र होगा जो आरएसएस का होगा, उसके एक बहुत बड़े पद पर रहे हैं। तो इस संस्था में कोर्स डायरेक्टर का पद है, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र पई जी को अपने पिताजी के द्वारा ही मिला है या सिफारिश के द्वारा मिला है, क्योंकि इनके पिताजी और विनय सहस्त्रबुद्धे जी आरएसएस में रहे हैं और दोनों ही अच्छे पद पर रहे हैं। तो इनकी मिलना रहता ही है। तो देवेंद्र पई जी को कोर्स डायरेक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी के द्वारा बनाया गया है संस्था के, और उनके पिताजी के बारे में मैंने बोला ही कि वो महाराष्ट्र के एक क्षेत्र के आरएसएस के एक अच्छे पद पर रहे हैं। रवि पोखरना जी कौन है? रवि पोखरना जी विनय सहस्त्रबुद्धे जी के साथ 10-15 साल से काम कर रहे हैं, जब वो संस्था के उपाध्यक्ष भी नहीं थे। मतलब 10-15 साल बहुत होता है। तो डिप्टी डीन रवि पोखरना जी को विनय सहस्त्रबुद्धे जी के द्वारा ही बनाया गया। रविंद्र साठे जी जो डीन है इस संस्था के, तो रविंद्र साठे जी भी आरएसएस में बहुत साल से काम कर रहे हैं, और उनको भी विनय सहस्त्रबुद्धे जी के द्वारा ही इस संस्था में डीन बनाया गया। अंत में बात करते हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी की, जो कि इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं। मैं बात जुलाई 2018 से 23 अगस्त 2020 तक की कर रहा हूँ। तो विनय सहस्त्रबुद्धे जी उस समय में इस संस्था के उपाध्यक्ष रहे हैं, और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, तथा मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो 3-4 पद रहे हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी के द्वारा, विनय सहस्त्रबुद्धे जी पर। अब बात करते हैं इस संस्था के द्वारा जो भाजपा और आरएसएस की, उसके द्वारा मेरे साथ कैसा भेदभाव किया गया। तो मैंने 2018 में ये संस्था ज्वाइन की, जुलाई 2018 में, और 2019 में फरवरी में ये कोर्स कंप्लीट हो गया। तो इस कोर्स के बाद एक इंटर्नशिप है,
और वो हर छात्र को देना अनिवार्य है इस संस्था की तरफ से। और यदि वो इंटर्नशिप नहीं दी जाएगी किसी छात्र को तो फिर इस कोर्स का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार अगर किसी कोर्स की तैयारी कराई जाए 10वीं 12वीं या कोई भी डिग्री और फिर उसका एग्जाम ना कराया जाए तो फिर उस कोर्स का क्या मतलब है। ऐसे ही इस कोर्स में इंटर्नशिप है। तो मैं बात करता हूँ इंटर्नशिप की, तो मुझे इंटर्नशिप नहीं दी गई इस संस्था के द्वारा। और मैं अब आरोप लगा रहा हूँ, भाग 1 था जिसमें मैंने बोला है कि मैंने प्रश्न किए थे इन संस्था के टीचरों से कि सर मुझे क्यों नहीं दी गई, आप बता दीजिए। और मैंने उनको मेल भी किए, उनसे मिलने की भी बोला, मतलब वेट भी किया 1.5 साल तक कि शायद इंतज़ार करता रहा कि अब टीचर सुनेंगे, अब सुनेंगे, कहीं से अब कोई तसल्ली मिलेगी। लेकिन जब नहीं मिली तो मैंने मेल किया 23 अगस्त 2020 को। तो मैं अब ये जो आरोप लगा रहा हूँ संस्था पे कि मुझे इंटर्नशिप नहीं दी गई इस संस्था की तरफ से, ये बात मैं जुलाई 2018 से 23 अगस्त 2020 के बीच की बात कर रहा हूँ कि मुझे इंटर्नशिप नहीं दी गई इस संस्था के तरफ से। जबकि मेरे साथ के सब क्लासमेट जो भी रहे हैं सभी को इंटर्नशिप दी गई। मुझसे पहले के बैच के थे उनको भी इंटर्नशिप दी गई, लेकिन मुझे नहीं दी गई। अब पता नहीं क्यों नहीं दी गई। लोकसभा 2019 हुआ, इंटर्नशिप दी गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, इंटर्नशिप दी गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, इंटर्नशिप दी गई। और कुछ नेताओं के साथ सेट भी किया गया, कुछ के टिकट के लिए भी फ़ोन किया गया। इंटर्नशिप भी दी गई, टिकट के लिए भी फ़ोन किया गया, लेकिन मुझे ना इंटर्नशिप ना किसी नेता के साथ सेट। पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे साथ क्यों भेदभाव किया गया। और मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि हाँ मुझे इंटर्नशिप नहीं दी गई। नंबर दूसरा है कि ग्रेडिंग सिस्टम, हाँ मुझे ग्रेडिंग सिस्टम खराब दी गई। नंबर तीसरा है एक व्हाट्सएप एलुमनी ग्रुप बनाया गया, देवेंद्र पै जी कोर्स डायरेक्टर और रवि पोखरना जी डेप्यूटी डीन के द्वारा। ये दोनों ही सर उसमें एडमिन थे, सभी स्टूडेंट थे मेरे बैच के, मैं नहीं था, मुझे नहीं जोड़ा गया। मुझे तो इस ग्रुप के बारे में जब पता चली, जब मेरे एक जो बैचमेट था उसकी एक जानकारी इस ग्रुप में डाली गई, तब मुझे फ़ोन आए कि आपको पता है ये ग्रुप में ये खबर मिली। मैंने कहा मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। कह रहे देखो देखो वो ग्रुप होगा। मैंने कहा मेरे पास तो कोई ग्रुप नहीं है। तब उन लोगों ने देखा कि अरे तुम तो इस ग्रुप में जुड़े ही नहीं हो। तो मैं क्यों नहीं जुड़ा उस ग्रुप में, मुझे अकेले के साथ क्यों भेदभाव किया गया, क्या है मंशा, क्या रही थी इनकी मंशा के भेदभाव नहीं किया गया, भेदभाव किया गया। मैंने तीनों सर से रवि पोखरना जी, देवेंद्र पै जी, रविंद्र साठी जी, सभी से जब दिल्ली में आए और सभी साथ में आए तो मैंने कहा सर मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मिल लीजिए। तो मिले नहीं। और मैं 1 महीने पहले बोल चुका था ये बात कि सर आप जब आएँ तब मिल लेना, मैं मिलना चाहता हूँ, मेरे परिवार के कुछ सदस्य मिलना चाहते हैं, मेरी माँ मिलना चाहती है, लेकिन मिले नहीं। जब दिल्ली आ गए तब भी मैंने कहा कि सर मिल लीजिए, लेकिन नहीं मिले, पता नहीं क्यों नहीं मिले। जबकि मेरे साथ के क्लासमेट हैं, उनसे मिल रहे, उनके साथ बर्थडे मना रहे, उनके साथ फोटो खिंचा रहे, उनके परिवार के साथ मिल रहे हैं और वो कभी भी मिल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं मिलेंगे, मेरे परिवार से नहीं मिलेंगे। ऐसा भेदभाव क्यों?
क्यों किया जा रहा है ये भेदभाव? क्यों किया गया ये भेदभाव? ये मैं अब आरोप लगा रहा हूँ कि हाँ मेरे साथ नहीं मिले, मुझसे नहीं मिले, मेरे परिवार से नहीं मिले, मुझे व्हाट्सएप एडमिन ग्रुप में नहीं जोड़ा गया, मुझे ग्रेडिंग सिस्टम खराब दी गई, मुझे इंटर्नशिप नहीं दी गई। मैंने एक बिंदु और लिखा 5वां नंबर का कि सर मैं आप सभी केबिन की कभी आप सभी सर की केबिन में कभी आया, कभी कोई बात बोली हो, कभी किसी के बारे में झूठ बोला हो, किसी की शिकायत की हो, या पर्सनल फ़ोन करके या मैसेज करके कुछ बोला हो किसी स्टूडेंट के बारे में, इस संस्था के बारे में, बता दीजिए। मैं ना तो कभी बिना बुलाए गया, ना मैंने बिना बुलाए कभी कॉल किया, ना मैंने किसी के बारे में शिकायत की। तब भी मेरे साथ भेदभाव किया गया। नंबर 6वां पॉइंट है, 6वें का ए, कि ये संस्था दिल्ली में एक प्रोग्राम कराती है जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं। ये संस्था दिल्ली में एक प्रोग्राम कराती है जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, और मेरे साथ के क्लासमेट को सभी को जानकारी थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि हाँ मुझे नहीं बताया गया। जब कोविड आया तो इंडिया कोविड एक्शन नेटवर्क चालू किया गया इस संस्था के द्वारा, जिसमें मेरे साथ के सभी दोस्त थे, सभी को जोड़ा गया, सभी को फ़ोन किया गया, मैसेज किया गया, और मैं नहीं था। अरे मुझे क्यों नहीं जोड़ा गया? मैं भिंड का हूँ, मैं भिंड में बहुत मदद कर सकता था बहुत लोगों की। क्या भिंड में जनता नहीं रहती है? भिंड में समस्याएं नहीं है? भिंड में भी बहुत समस्याएं थी, भिंड के लोग भी बहुत परेशान थे कोविड में, भिंड के लोगों को भी स्वास्थ्य की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं जोड़ा गया, मुझे नहीं बताया गया, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि मेरे क्लासमेट को कॉल मैसेज सब कुछ दिया जा रहा है। मैं भी मदद कर सकता था लोगों की, लेकिन नहीं। ये संस्था की तरफ से एक स्नेह सेतु ऐप लॉन्च किया गया जो कि पूर्व छात्रों से संबंधित था, लेकिन मुझे नहीं जोड़ा गया। अब बताइए किस प्रकार का भेदभाव करना चाहते हैं, क्यों भेदभाव कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ भेदभाव पे भेदभाव पे भेदभाव किए जा रहे हैं। इनके मन में कुछ तो रहा होगा मुझे देखकर, मेरे बारे में सोचकर कि शायद ये व्यक्ति इस छवि का है, इसका चरित्र ऐसा है, कुछ तो रहा होगा, तब मेरे साथ भेदभाव किया गया। और कुछ तो इनको बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस केस में FIR हो, और मैं कराऊंगा। मैं जीवन में जब मेरी FIR दर्ज की जाएगी तब मैं इस केस में FIR दर्ज कराऊंगा और जांच कराऊंगा। मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट है मैं पेश करूंगा, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो पेश करें। मेरे बयान दर्ज किए जाएं, उनके बयान दर्ज किए जाएं, पता तो चले सच बोल कौन रहा है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं मक्कारी दे रहा हूँ, हो सकता है कि मैं उन सभी टीचर्स की जो छवि है उसको धूमिल कर रहा हूँ, उनके पद की जो गरिमा है उसको खराब कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं जांच कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें FIR दर्ज हो, लेकिन FIR दर्ज अभी तक तो नहीं हुई। मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। एक राज्यसभा सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा मेरा,
लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसमें जांच क्यों नहीं कराई गई? क्या ये भाजपा और आरएसएस की संस्था इसलिए नहीं जांच कराई गई, इसलिए नहीं एफआईआर दर्ज की गई? मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूं? मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं भी एक आम व्यक्ति हूं। जांच तो करानी चाहिए, जिससे पता चल जाए सच कौन बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं या ये संस्था बोल रही है, ये संस्था के टीचर बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी पर लेटर पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब ये समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कराना चाहते जांच, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई, जबकि प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री कार्यालय में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी उन अधिकारियों को लेटर भेजते या डायरेक्ट मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव या डीजीपी को लेटर भेजते, या प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव या डीजीपी को लेटर भेजते। भिंड कलेक्टर को लेटर भेजा जाता, भिंड एसपी को लेटर भेजा जाता। प्रधानमंत्री चाहते तो 1 सेकंड में एफआईआर दर्ज हो जाती, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये भाजपा और आरएसएस की संस्था इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मेरे साथ गलत भी तो हुआ, मैं भी तो भारत का नागरिक हूं। मैं भी पहले ही भाजपा के लिए काम कर रहा था, तभी तो भाजपा की संस्था में गया। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जांच नहीं हो रही है। मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी को लेटर भेजा, लेकिन वहां से भी जांच नहीं हुई, वहां से भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल जी, अगर वहां सरकार गिरनी हो या बननी हो तो रात में या दिन में काम करने के लिए, मतलब शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बात मैं जुलाई 2018 से 23 अगस्त 2020 के बीच की बात कर रहा हूँ। और ये लेटर तो बाद में भी भेजे गए होंगे, लेटर ये बाद में भेजे गए हैं, 2020 के बाद ही भेजे गए होंगे, 23 अगस्त 2020 के बाद ही लेटर भेजे गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी और राज्यसभा संसद जी को भी और राज्यपाल महोदय जी को भी, लेकिन मेरे केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ना जांच हुई। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ। राज्यपाल जी इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, अगर मेरी अधिकारी बात नहीं सुन रहे, मेरी कोई नेता विधायक मंत्री बात नहीं सुन रहे, सांसद बात नहीं सुन रहे, तो राज्यपाल जी का कर्तव्य बात सुनना। मेरे केस में जांच करा देते, पता चल जाता मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। लेकिन जांच नहीं कराई गई। मैंने सांसद, भाजपा के सांसद, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम, सीएम, बहुत माननीय आदरणीयों को लेटर भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने सम्माननीय, माननीय, आदरणीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबको लेटर भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मेरी भी सुनवाई कर लीजिए। ये संस्था तो भेदभाव कर ही रही है मेरे साथ, किया ही है। अब संस्था को क्या लगा, ये संस्था का क्या विचार रहा होगा मेरे लिए? क्या मैं अपराधी हूँ इस संस्था के लिए? इस संस्था ने मेरे साथ भेदभाव किया है, तो संस्था के मन में कुछ तो मुझे देखकर या मेरे बारे में सोचकर कोई तो विचार आया होगा। शायद उनके लिए, इस संस्था के लिए मैं अपराधी रहा हूँ, नशेड़िया रहा हूँ, गंजेड़िया, गांजा पीने वाला रहा हूँ, गुटखा खाने वाला रहा हूँ, जुआरी रहा हूँ, भ्रष्टाचारी रहा हूँ।
मांस सांस खाता हूँगा, ऐसा कुछ रहा होगा। शायद झूठ बोलता हूँ, मैं बेईमानी करता हूँ, देशद्रोही हो सकता हूँ, देशद्रोही भी हो सकता हूँ। इस संस्था के मन में कोई तो विचार आया होगा मेरे लिए जब मेरे साथ भेदभाव किया गया, कुछ तो इनके मन में रहा होगा मेरे लिए, तब भेदभाव किया गया। हो सकता है आय से अधिक संपत्ति का आरोप हो मुझ पे, ऐसा इनने सोचा हो, किसी ने इनको बताया हो कि आय से अधिक संपत्ति है, इसके मेरे अकाउंट कई बैंकों में है, स्विस बैंक में भी मेरा शायद अकाउंट हो सकता है मन में विचार आया हो, किसी ने गलत कहा होगा। जिस प्रकार कई कलेक्टरों पे, एसपीओ पे और विधायकों पे, सांसदों पे, केंद्रीय मंत्रियों पे आरोप लगते हैं कि आय से अधिक संपत्ति थी, इन पे FIR दर्ज होती। हो सकता है इनको लगा हो, इन संस्था को, कि इस पे आय से अधिक बहुत संपत्ति, इसके बहुत अकाउंट है, बहुत अकाउंटों में पैसा है और विदेशों में अकाउंट है, स्विस बैंक में इसका भी खाता है। हो सकता है कुछ तो रहा होगा भेदभाव करने का कारण, या ऐसे ही कर दिया। और मैं कहता हूँ कि आप बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोलते आप मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? मैं चाहता हूँ इसमें FIR दर्ज हो और जो भी सच है वो सामने आएगा। और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी जब भी सुनवाई होगी, मैं इसमें FIR सबसे पहले कराऊंगा और जांच कराऊंगा, और जो भी सच होगा वो सबके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि जांच में तो सबके सामने आएगा ही। आज मेरी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि मैंने लेटर भेजे इतनी जगह, लेकिन सुनवाई नहीं की जा रही है। ये संस्था क्यों भेदभाव करती है? इसी का 7वां पॉइंट था। मैंने पूछा कि सर क्या मैं इस संस्था का छात्र विद्यार्थी हूं या नहीं, लेकिन बैच 2 का जो बैच 2 रहा है, मैंने कहा कि सर मैं इसका विद्यार्थी हूं या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं। 8वां पॉइंट है कि क्या एक विद्यार्थी को पर्सनल व्हाट्सएप पर एक टीचर के द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है? मुझे रवि पोखरना जी डेप्यूटी डीन के द्वारा पर्सनल व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया गया। ठीक है, मैं देखता रहा, क्या कर सकता हूं? ब्लॉक किया है तो देखता रहा हूं। इसी का 9वां पॉइंट है कि ये संस्था किन किन तरीकों से फीस मांग सकती है। मुझसे कई तरीकों से फीस मांगी गई, पर्सनल मैसेज से, टेलीफोन से, क्लासरूम के बाहर जो टेलीफोन लगाए उससे, एप्लीकेशन लिखवाना कि कब दे दोगे, पहले बैच के विद्यार्थियों के बारे में बता करके इन लोगों ने नहीं दी है। अरे मुझे पहले बैच के विद्यार्थियों के बारे में क्यों बता रहे हो? उनकी भी छवि धूमिल कर रहे हो, लेकिन बता रहे हो। दिल्ली टूर के समय जब सबके नाम आए तो मेरा नाम हटा दिया गया। पहले ही कह दिया गया कि आप जाओगे, फिर कह रहे नहीं जाओगे। मेल करना, जिसमें टीचर तो थे ही, साथ में जो स्टाफ था उनको भी सबको पता था कि इनने फीस नहीं भरी है। ठीक है, चलो मैंने फीस नहीं भरी है और मेरे बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन जब आपने मेरे साथ भेदभाव किया, मुझे इंटर्नशिप नहीं दी और मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहे, मुझे ब्लॉक कर रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप एलुमनी ग्रुप में जोड़ नहीं रहे हो और किसी भी प्रोग्राम में नहीं बताया जा रहा है, मुझे ग्रेडिंग सिस्टम खराब दे रहे हो, तो इसकी भी जानकारी सब जगह दो, सबको मेल करो, टीचर और स्टाफ को, सबको फ़ोन करके बोलो कि हाँ, और जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप सब पे बोलो, मैसेज करो कि हाँ वीरेंद्र वर्मा को इंटर्नशिप नहीं दी गई, वीरेंद्र वर्मा को ग्रेडिंग सिस्टम खराब दी गई, वीरेंद्र वर्मा को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा गया, वीरेंद्र वर्मा को
कोई भी प्रोग्राम कराए जाते हैं संस्था की तरफ से, उसमें नहीं जोड़ा जाता है। बोलो फिर, अगर फीस के बारे में बोलते तो इन चीज़ों के भी बारे में बोलो। मैंने इसमें 10वां पॉइंट लिखा कि सर मेरी फीस और मेरे साथ के विद्यार्थियों की फीस में कोई अंतर था क्या, जो मेरे साथ भेदभाव किया गया है। लेकिन क्या बोलूं, मैंने 11वां पॉइंट में लिखा कि सर मुझे इस कोर्स का एक विद्यार्थी के रूप में क्या फायदा हुआ। 12वां पॉइंट है, मैंने एक चीज लिखा कि क्या मुझ में एक भी क्वालिटी नहीं थी जो ये संस्था मुझे इंटर्नशिप दे सकती, लोकसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, या किसी नेता का पीए बनाना, किसी के साथ सेट करना, कुछ तो कर सकती थी। एक तो क्वालिटी होती मेरे अंदर, कोई क्वालिटी नहीं थी। तेरहवां पॉइंट मैंने लिखा कि मैं तो ब्यूरोक्रेसी को ही कोसता था, वो भ्रष्टाचार, भेदभाव, लापरवाही, पद का दुरुपयोग, तानाशाही आदि के कारण। लेकिन आपने तो ब्यूरोक्रेसी को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने एक पॉइंट लिखा कि क्या मैं इस संस्था में दुश्मनी करने के लिए गया था, क्या मेरे पास पैसे फालतू थे जो मैं इस संस्था में खर्च करने जाऊंगा। मुझे क्या दुश्मनी करनी थी इस संस्था से। अगर इस संस्था के किसी भी विद्यार्थी का कैरियर बनता है तो क्रेडिट ये संस्था लेगी, और जब कैरियर खराब किया गया तो अब क्रेडिट कौन लेगा, इसका भी क्रेडिट किसी को लेना चाहिए। एक बिंदु और है कि एक प्रोग्राम हो रहा था उसी समय, तो उस समय 2 टीचर मराठी में बात करते हैं। अब मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, अब मुझे तो आती नहीं है, तो मैंने एक मराठी भाषा का ही दोस्त था, उससे पूछा कि भाई ये सर क्या बोल रहे हैं, तो उसने मुझे हिंदी में बता दिया कि ये बोल रहे हैं। अब इतना देखना रवि पोखरना जी ने देख लिया, जो डेप्यूटी डीन थे, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा, सीधा बोल दिया बाहर निकल जाइए, आपको इस कोर्स में, इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना, नहीं हुई है, बाहर जाइए। और इतनी ठसाई कर दी कि क्या बताएं, जबकि मैंने कुछ नहीं पूछा। अगर आप मराठी भाषा में बात कर रहे हैं तो पूछ लिया, और उसने भी बहुत धीमे से बताया। तब आप मुझ पर गुस्सा होते हैं कि आप निकल जाइए, आपको इस प्रोग्राम में नहीं होना है, शामिल मत होइए, जाइए। बिना मतलब में गुस्सा होना, सोच के बैठे कि इस पे गुस्सा करना है, इसके साथ भेदभाव करना है। मैं उस समय भिंड आया 8 दिन की छुट्टी पर, और कोर्स का लास्ट टाइम था वो। क्या करूं, भेदभाव किया जा रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने बाहर आके टीचरों से बोला, जो टीचर बात कर रही थी, मैंने कहा जो सर मुझ पे गुस्सा हो रहे थे बिना मतलब में, आप लोग मराठी में बात कर रही थी, मराठी भाषा में, आप बोलिए अब उनसे कि हाँ हमने मराठी में बात की, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके ही सपोर्ट में वो टीचर डेप्यूटी डीन के सपोर्ट में। इस तरीके से परेशान क्यों किया जा रहा है, क्यों मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मैं क्या हूं, मेरे बारे में क्या आपके दिमाग में ख्याल है,
क्या आप सोच रहे हैं मेरे बारे में? क्यों किया गया ऐसा? कुछ तो रहा है आपके दिमाग में। आपराधिक छवि रही होगी मेरी, झूठ बोलना हो मेरे अंदर, मैं शायद सिगरेट विगरेट पीता हूँ, पुड़िया उड़िया खाता हूँ, मांस आंस खाता हूँ, नशा आशा करता हूँ, कोई ताश आस कुछ जुआ उआ खेलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। कुछ तो रहा होगा आपके मन में, ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही सब कुछ कर दिया। मैं संस्था के टीचरों के मेल आईडी मांगता हूँ, लेकिन मुझे मेल आईडी नहीं दिए जाते। संस्था के जो अधिकारीगण थे उनके मैं मेल आईडी मांगता हूँ, लेकिन मुझे मेल आईडी नहीं दिए जाते हैं। मैंने ये लेटर उस समय दस अक्टूबर 2020 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को भेजा। BL संतोष जी को भेजा, जो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं संगठन के भारतीय जनता पार्टी के। B सतीश जी को भेजा, जो संयुक्त महासचिव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। सौदन सिंह को भेजा, जो संयुक्त महासचिव रहे हैं संगठन के भारतीय जनता पार्टी के। शिव प्रकाश जी को भेजा, जो संयुक्त महासचिव रहे हैं संगठन के भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सभी बहुत बड़े बड़े पद हैं भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, संयुक्त महासचिव हैं संगठन के, लेकिन कोई एक्शन कोई नहीं लिया गया। न FIR दर्ज कराई गई, ना कोई एक्शन लिया गया, ना कार्रवाई कराई गई। मैंने 20 अक्टूबर को आदरणीय मोहन भागवत जी को सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भेजा ये लेटर 20 अक्टूबर 2020 को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। आदरणीय मोहन भागवत जी अगर चाहते तो इसमें कार्रवाई नहीं हो सकती थी, इसमें जांच नहीं करा सकते थे, लेकिन मैंने भेजा लेटर, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो भाजपा और RSS की संस्था थी। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव संगठन, संयुक्त महासचिव सबको लेटर भेजता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आदरणीय सरसंघ चालक जी जो मोहन भागवत जी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनको भेजता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई जांच नहीं कराई गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे एक मेल आईडी संस्था के दिए नहीं जाते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर डिमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट करना हो और निगेटिविटी उसके अंदर लानी हो, तो मैं बता दूं क्या क्या बोला गया। रवि पोखरना जी बोलते हैं कि ये साइको है। अब इसमें क्या साइको है? आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो और आप साइको बोल रहे हो। मैं आपको मेल कर रहा हूँ, मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप दिल्ली मिल लीजिए, आप मिल नहीं रहे और साइको और बोल रहे हो। किसी व्यक्ति को अगर परेशान करना हो, फ्रस्ट्रेट करना हो, डिमोटिवेट करना हो, नेगेटिव करना हो, तो आप ये बोल दो कि साइको हो। इंटर्नशिप आप सही नहीं दे रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, ग्रेडिंग सिस्टम खराब दे रहे हो, प्रोग्राम कराए जा रहे हैं उसमें बताया नहीं जा रहा है,
दिल्ली आप स्वयं आए, सब लोग मिल नहीं रहे हो और साय को और बोल रहे हो। किस आधार पे बोल रहे हो साय को? एक व्यक्ति आपसे मैसेज करता है, लेटर भेजता है, मेल करता है और टाइम टू टाइम भेज रहा है। 1 महीने पहले बता रहा हूँ आप जब दिल्ली आ रहे हो और मिल नहीं रहे हो और साय को बोल रहे हो। कंगना रनौत जी जो एक्ट्रेस हैं बहुत बड़ी, जो सुशांत सिंह केस में बोल रही थी और उन्होंने बहुत वीडियो बनाई थी, बताया था लोगों के बीच आकर, वीडियो डाले थे सोशल मीडिया पे। अब बताएं कंगना रनौत जी, मैं चाहता हूं कि मेरे इस केस में भी बोलें। कंगना रनौत जी को बोलना चाहिए इस केस में भी। आदरणीय कंगना रनौत जी को इस केस में बोलना चाहिए कि मेरे साथ गलत पे गलत किया जा रहा है। और ये रवि पोखरना जी साय को बोल रहे हैं। देवेंद्र पै जी जो कोर्स डायरेक्टर, मुझे कभी रिप्लाई नहीं करते। मैं उन्हें मैसेज करता हूँ, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। दिल्ली आए, मैंने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे? सबके साथ फोटो खिंचा रहे हो, बर्थडे विश कर रहे हो, सबके परिवार से मिल रहे हो, बर्थडे मना रहे हो, कभी भी मिल रहे हो, कभी भी कॉल पे बात कर रहे हो, लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझसे मिल नहीं रहे हो। ये क्या है? किसी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है, उसका करियर खराब नहीं करना है। और ये भाजपा और आरएसएस के व्यक्ति हैं, किसी ऐसी वैसी जगह के नहीं है। एक सम्मानीय संगठन, एक सम्मानीय पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ये। देवेंद्र पै जी मुझसे बोलते हैं क्लास में कि मैं भगवान को नहीं मानता। और ये कब बोला गया ये मैं बता देता हूँ। जब राष्ट्रपति जी उस समय के राष्ट्रपति जो रहे हैं, उस समय के किसी एक मंदिर में गए थे, तो वहाँ कोई रहा होगा, वो गए थे या नहीं गए थे, ऐसा कुछ रहा होगा। मैं उस बात पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने वहाँ बात रखी कि हो सकता है कुछ गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देवेंद्र पै जी बोल रहे हैं तुम भगवान को नहीं मानते। अरे मैं भगवान को नहीं मानता, ये आपको कैसे पता मैं भगवान को नहीं मानता? और ये स्टेटमेंट आप किस आधार पर दे रहे हो कि मैं भगवान को नहीं मानता? आप भेदभाव कर रहे हो और मुझसे बोल रहे हो कि मैं भगवान को नहीं मानता। कभी पूछना भिंड में, मैं देवेंद्र पै जी को बोल रहा हूँ ये बात, और पूरी भाजपा और आरएसएस को बोल रहा हूँ ये बात, इस संस्था के सभी टीचर को बोल रहा हूँ और पूरी भाजपा और आरएसएस को बोल रहा हूँ। कभी पूछना मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में। भिंड में संतोषी माता का मंदिर है, पूछना कि मोहन कौन थे और संतोषी माता के मंदिर में क्या करते थे। कभी पूछना अगर समय मिले तो। यहाँ सब्जी मंडी में एक पार्क है, वहाँ से फूल तोड़े, कोटर जीन से फूल तोड़े, ऑफिसर बंगला से फूल तोड़े, संतोषी माता के मंदिर में आए, माला बनाई, फिर भगवान को पहनाए। ये काम था मोहन का। और ये ऐसा नहीं कि कोई पैसे ऐसे के लिए करना हो या किसी को दिखावा के लिए करना हो, ऐसा नहीं। ये एक मन से थी, उनके मन में थी प्यार से कि भगवान को मानना है, भगवान को पूजना है, भगवान पे माला चढ़ानी है। ये अंदर से भक्ति थी, उनका कोई दिखावा नहीं था कि कहीं मंदिर में गए, एक माला ली, चढ़ाई देवताओं पे, भगवान पे, किसी पे एक फोटो क्लिक कराया और वो फोटो सोशल मीडिया पे आ गया। ऐसा कुछ नहीं था। पूछना कभी संतोषी माता के मंदिर के पुजारियों से और वहाँ रहने वाले पुराने लोगों से। और मेरी तो उम्र बहुत छोटी रही होगी, मैं तो 4-5 साल से, याद है 3-4-5 साल से, और 8-10-15 साल तक मंदिर में जाता था, प्रसाद
रेवड़ी चना बहुत खाना, ये एक अलग ही मज़ा है। बहुत प्रसाद खाया। क्यों मंदिर में गया, पापा साइकिल पे बिठा के ले गए मंदिर में, वो माला बना रहे हैं और मैं प्रसाद लेके बहुत खा रहा हूँ, बहुत खाया प्रसाद। ये एक अलग मज़ा है। लेकिन इस मज़े के बारे में मैं क्या बात करूँ। बहुत प्रसाद खाया संतोषी माता के मंदिर, बहुत प्रसाद। लेकिन मुझसे बोला जाता है कि आप भगवान को नहीं मानते। अब किस प्रकार भगवान को मैं मानूं? ऐसा अनुभव आपके पास है? आपके पास तो वो अनुभव होगा, कहीं जाएंगे, 2 फोटोग्राफर होंगे, एक माला होगी, चढ़ाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, प्रसाद होगा, सोशल मीडिया पे आ जाएगा, ये अनुभव होगा। मुझसे बोलते हो भगवान को नहीं मानते, कभी पूछ तो लेते। रवि पोखरना जी एक टीचर रहे हैं संस्था में, आते थे पढ़ाने, तो मेरा उनसे कांटेक्ट हो गया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वो इंटरव्यू में थे, तो थोड़े इम्प्रेस थे कि ये व्यक्ति मेहनती है, ऐसा रहा होगा उनके मन में। शायद वो मना कर दें तो फिर मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा कि ये मेहनती है या संघर्ष करके आया है या स्ट्रगलर है, ऐसा उनके अंदर रहा और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे मुझसे। तो मैं उनसे मदद मांगता था कि सर कोई सलाह दे दीजिए, और मैं ब्यूरोक्रेसी के हमेशा खिलाफ था। तो मैं बोलता था कि सर कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग करते हैं, गरीब जनता का नुकसान होता है, जिससे शोषण का शिकार हो जाती है जनता, क्योंकि नीचे के कलेक्टर के नीचे के अधिकारी सुनते नहीं हैं। कलेक्टर पे जाओ तो शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता है, कलेक्टर समझ नहीं पाते कि उनके नीचे के बाबू हैं, जो भी अधिकारी हैं, तहसीलदार, एसडीएम, वो सुन नहीं रहे हैं, और कलेक्टर भी कई बार नहीं सुनते हैं, एसपी नहीं सुनते हैं, कई बार पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा सर सिस्टम में बहुत समस्याएं हैं, इनमें कुछ सुधार किया जाए। तो मैं अपने विचार रखता था, और मेरे पास एक सुधार का पूरा एक मैंने बनाया था कि अगर क्या क्या सुधार किया जाए और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे ये जनता का शोषण रुक जाए, जनता की सुनवाई हो समय पर। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। तो मैं सर से मिलता रहता था, मतलब बात करता था, और 1-2 बार मिला भी हूँ उनसे मुंबई में। वो पढ़ाने आ गई हैं, 2-4 बार वो पढ़ाने आए हैं, ऐसा कुछ। तो मैंने उनसे ही बोला, तो अब उनसे रवि पोखरना जी बोलते हैं कि आपने वीरेंद्र वर्मा को मूड पे चढ़ा लिया है। अब इसमें कहाँ मूड पे चढ़ा लिया है? मैंने क्या बोला उनसे? मैंने ये बोला कि मुझे रोड का ठेका दिलवा दीजिए, मैंने ये बोला मुझे पेट्रोल पंप खुलवा दीजिए, मैंने ये बोला कि मुझे कोई दारू की फैक्ट्री या कंपनी या ठेका दिलवा दीजिए, मैंने कोई ऐसा बोला कि मुझे किसी विभाग से हिस्सेदारी दिलवा दीजिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं एक सुधार के लिए बोल रहा था, जिसके लिए मैं गया था, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं परेशान था, आज भी परेशान हूँ। मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ और आप बोल रहे हो, ये रवि पोखरना जी बोल रहे हैं उनसे कि आप वीरेंद्र वर्मा को मूड पे चढ़ा लिया। इसमें मूड पे कहाँ चढ़ा लिया? मैं सुधार कराना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं मूड पे चढ़ा लिया। आप उस चीज़ में मूड पे चढ़ाना नहीं कह रहे हैं जिसमें आप मेरे साथ के क्लासमेट को, मेरे सीनियर को, उनके साथ फोटो खिंचा रहे, बर्थडे मना रहे, घूम रहे हो, उनके परिवार से मिल रहे हो, उनके सभी काम कर रहे हो, उसमें आप नहीं कह रहे मूड पे चढ़ा लिए। जिसमें एक व्यक्ति भिंड से मुंबई जाता है और मेहनत कर रहा है, मेहनत के दम पर कुछ सुधार करना चाहता है सिस्टम में, तो आप बोल रहे मूड पे चढ़ा लिया। इसमें कहाँ मूड पे चढ़ा लिया? एक स्टूडेंट बोलता मेरे साथ का यह कि मेरे साथ बुरा इसलिए किया गया
कि तू खाना ज़्यादा खाता था। अब बताइए साहब, जब कुछ नहीं मिला तो ये बोल दिया कि तू खाना ज़्यादा खाता था। इसमें क्या है? एक मैंने फेलोशिप में फॉर्म भरा था, जो VIF फेलोशिप थी। तो उस फेलोशिप में हम 3 लड़कों ने भरा उस संस्था से, और उसमें जब शॉर्ट लिस्टेड हुए, जब इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, उनने कुछ समाज के ऊपर लिखने को भी बोला था, तो वो भी लिख के 2 बार भेजा। फिर शॉर्ट लिस्टेड हुए, फिर ग्रुप डिस्कशन कराया गया, फिर इंटरव्यू कराया गया। देन उसमें हम तीनों का नहीं हुआ, उस फेलोशिप में हम तीनों का नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम 3 थे, मुझे फेलोशिप की ज़रूरत थी क्योंकि मैं समाज के लिए काम करना ही चाहता था, लेकिन तीनों का नहीं हुआ। फिर जो हम 2 बचे थे, मेरे अलावा 2 थे, उनको एक को उस संस्था में नौकरी दे दी गई और एक को एक नेता के साथ सेट कर दिया गया। मतलब आप समझे, हम तीनों का वहां सिलेक्शन रोका गया। मेरा तो वहां रोका गया और बताया गया कि हमारे पद में कितनी शक्ति है, और बताया गया कि हमारे पद में कितनी शक्ति है कि हम तुम्हारा वहां भी सिलेक्शन नहीं होने देंगे। इंटरव्यू में नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू करने के बाद मना कर दिया गया, और हम तीनों को मना किया गया, और फिर 2 को, एक को उस संस्था में सेट कर दिया गया और एक को नौकरी किसी नेता के साथ सेट कर दिया गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं। मैं कह सकता हूं कि मेरा वहां सिलेक्शन रोका गया। बताया गया कि हमारे पद में कितनी शक्ति है, उस फेलोशिप में मना की गई कि इनका सिलेक्शन नहीं करना है, और फिर नहीं हुआ। मतलब एक फेलोशिप मिल रही थी, उसको जानबूझ करके नहीं मिलने दी गई। फोन जो भी किया हो, फोन किया हो, मैसेज किया हो, वो तो उनकी परिचय में, और आते जाते लोग हैं, दोस्त भी हैं, परिचय में भी हैं। वो जब वो संस्था प्रोग्राम कराती है तो वो जाते हैं, जब फेलोशिप कराती है तो वो भी जाते हैं, तो वो तो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये इंटरव्यू के बाद का जो सिलेक्शन है वो रोका गया, और उसके बाद हम 2 बचे थे, उनको देखो, एक को संस्था में सेट कर दिया गया, एक को एक नेता के साथ सेट कर दिया, और मेरा कुछ नहीं। मतलब जानबूझ करके हमारा सिलेक्शन रोका गया। उस फेलोशिप में बोला गया कि इनका करना नहीं है सिलेक्शन फेलोशिप में। मेरा तो यही ओपिनियन है, मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा सिलेक्शन रोका गया, क्योंकि दिख रहा है ना, 3 लोग थे, 3 का नहीं किया गया, फिर 2 को सेट कर दिया गया, और मेरे साथ तो भेदभाव हो ही रहा है सही से। मेरे बाद का एक बैच था, जब इंडिया कोविन नेटवर्क एक्शन चालू हुआ, कोविड में जब इंडिया कोविन नेटवर्क चालू किया गया, तो मेरे बाद के बैचमेट को